हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज में। आज का जो हम लोगों का सेशन है वो अगेन सर्वर्स से रिलेटेड है, क्योंकि सर्वर हिंदी सीरीज है तो सर्वर्स को छोड़कर हम कहां जाएंगे। तो सर्वर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेलिंग के साथ। तो स्पेशली आज का जो हम लोगों का सेशन है उन लोगों के लिए खास होने वाला है, या तो जो बंदे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी सर्वर फील्ड के अंदर लेकिन उन्हें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फिजिकल सर्वर्स के साथ कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। रीजन बीइंग कि उनका डेटा सेंटर रिमोट लोकेशंस पर है तो वो सर्वर्स पर काम नहीं कर पाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं और अपना करियर प्लान आउट कर रहे हैं सर्वर्स के अंदर। उन लोगों के लिए सेशन भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आज के सेशन में मैं छोटी छोटी और बहुत सारी ऐसी बात करने वाला हूं जो इंटरव्यू की प्रोस्पेरस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए बिना देरी करे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वर्स के बारे में जब कभी हम बात करते हैं डिटेलिंग के साथ तो इंटरनेट पर आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएगी। किसी बंदे से बात करेंगे तो आपको कोई बोलेगा कि सर्वर डेटाबेस होता है, सर्वर मेलिंग का होता है, कुछ लोग कहेंगे कि वेबसाइट जहां पर होस्ट होती है वो हमारा सर्वर होता है, कुछ बोलेंगे कि सर्वर का मतलब है जहां पर हम लोगों का डेटा स्टोर होता है। जैसे कि फेसबुक के बारे में अगर हम बात करें आज के टाइम में तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, जहां पर सभी अपनी पोस्ट करते रहते हैं, चाहे वो फोटोज अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और वो डेटा स्टोर हो रहा है। जिस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है उसे सर्वर कहते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारे सर्वर्स नहीं होते हैं, ये सारी चीजें तो सर्वर के रोल्स हैं। क्या है ये सारी चीजें डिटेलिंग के साथ आज स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि आज का सेशन ये डिजाइन करने का सबसे पहला रीजन मेरे पास ये था कि मेरा जो प्रीवियस सेशन था आईएलओ क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करें, जिसे मैंने ऑलरेडी बनाया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया। स्टिल अभी भी मैं वहां लाइक और कमेंट थोड़े से मिस कर रहा हूं, अगर और ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा मजा आ जाए। आप ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरव्यू के प्रोस्पेरस सभी को फ्रूटफुल होंगी, राइट। जैसा कि कहते हैं कि ज्ञान जितना ज्यादा बांटो उतना ज्यादा बढ़ता है। तो वो सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है कि आईएलओ क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता लग जाएगा कि आईएलओ क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप उस सेशन को देख लें। फिलहाल आईएलओ अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इस सेशन को गो थ्रू कर लें, उसके बाद आप उस सेशन पर जाएंगे तो और ज्यादा वो सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। करेक्ट। अब सर्वर के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। डजंट मैटर वो किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए एमसीए कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को जो फ्रेशर्स हैं उन्हें अभी भी करियर को चूज करने के प्रोस्पेरस माइंड में कई सारे कंफ्यूजन्स चल रहे होंगे। जैसे कि आज के फील्ड में अगर आईटी फील्ड के अंदर अगर हम बात करें काफी सारी नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि डॉकर, कुबरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन। तो ये सारी चीजों में से कौन सी चीज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है, या क्या ये सारी की सारी चीजें हम कर लें? नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे पास एक छोटा सा माइंड स्टोर है, यहां पर हम कूड़ा कबाड़ा सारी चीजें नहीं रख सकते हैं। करेक्ट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, क्या उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स को याद रखते हैं? नहीं। आप लोगों ने क्या कर रखा होगा, एक फोन डायरेक्टरी बना रखी है अपने फोन के अंदर और सभी के नंबर्स को उसमें लिस्टेड किया हुआ है। अब आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है कि अगर मुझे XYZ बंदे से बात करनी है तो मैंने फोन में XYZ के नाम से उस बंदे का कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है और जब भी कभी जरूरत पड़े फ्यूचर में मैं उसे कनेक्ट कर लूं। इससे ज्यादा मैं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता हूं। करेक्ट है। तो अब वही चीज हमें लाइफ के अंदर सीरियस होकर यहां पर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें सारे के सारे करिकुलम नहीं करने हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपको पेड और फ्री वर्जन्स में सारी चीजें मिल जाती हैं, हम वो परचेज कर लेते हैं, करने के बाद भी फिर हम स्टक हो जाते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने बहुत सारी चीजें कर ली लेकिन बेसिक बिगनिंग रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें हैं वो हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी।
ठीक है। सो आज के सेशन में सर्वर, सबसे पहली बात करते हैं स्टार्ट करने से पहले कि सर्वर क्यों चाहिए। करेक्ट। यहां पर अलग अलग वैरायटीज है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं जहां पर मैं कंपनी का सेटअप करता हूं। मैं कुछ ऐसा प्लान करता हूं कि ये फॉर एन एग्जांपल मार्कर मैं पूरे वर्ल्ड में सेल करना चाहता हूं, या फिर खाली मार्कर में ही मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता, मैं मोबाइल फोन्स भी सेल करना चाहता हूं, ग्रोसरी का आइटम भी सेल करना चाहता हूं, गारमेंट्स में भी मैं डील करना चाहता हूं। सो आज के टाइम में ऐसा ही एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, जिसका नाम है अमेज़न। राइट, आप सभी ने सुना होगा। अमेज़न एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हर तरीके की चीजें मिलती हैं, और ज्यादातर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर भी यही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा डाल देते हैं। वो आइटम जितनी भी चीजें उसमें ऐड ऑन करते हैं, बाहर से परचेज करते हैं, और डिलीवरी के लिए भी वो बाहर ही आउटसोर्स कर देते हैं। उनके एंड पे उनके पास ज्यादातर खुद की कुछ चीजें नहीं होती है, बट बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके अपने पास भी बहुत सारे गोडाउन्स बना रखे, बहुत सारी सेटअप्स कर रखे हैं, अगर फाइनेंशियली दे आर गुड। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, उन लोगों को वेबसाइट की जरूरत है। वेबसाइट में भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। सबसे पहली चीज तो वेबसाइट को एक डेवलपर, वेबसाइट जो बनाने वाला डेवलपर है वो उसे डिजाइन करेगा, डिजाइन करके वेबसाइट दे देता है। अब इस वेबसाइट को एक ऐसी लोकेशन पर, एक ऐसे कंप्यूटर पर रखा जाएगा जहां 24/7 इस मशीन का, कंप्यूटर का चलना जरूरी है। अब इस कंप्यूटर में अगर मैं बात करता हूं लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, क्या मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपनी वेबसाइट को रख सकता हूं, लाइव कर सकता हूं? सो आंसर है यस। मैं अगर चाहूं तो मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वेबसाइट को लाइव कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद थोड़े ही दिन के अंदर अंदर आपको कुछ चैलेंजेस आने लगेंगे। जैसे सबसे पहला चैलेंज, आप कहोगे कि मैं लैपटॉप को 24 घंटे या डेस्कटॉप को 24 आवर पावर सप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस एरिया में नहीं रहता हूं कि मेरे पास लाइट हो। क्योंकि अभी भी मैं इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी बात करूं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां कहीं ना कहीं पावर फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, या अगर पावर फेलियर भी नहीं है, मैं अगर बात करूं, मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर लगाया हुआ था जिस पर मैंने वेबसाइट होस्ट की थी, मेरे ऑफिस का पावर फ्यूज ही फूक गया है, खराब हो गया है। तो ऐसे केस में पावर डाउन हो जाएगी और मेरा वो डेस्कटॉप बंद हो जाएगा, और जितने भी यूजर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे थे उनको मेरी वेबसाइट की विजिबिलिटी डिसेबल हो जाएगी। तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? क्या मैं लैपटॉप पर चला जाऊं या डेस्कटॉप पर ही रहूं? सो लैपटॉप और डेस्कटॉप आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं। सेकंड एग्जांपल एक और लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक डेवलपर हूं और मैं अकेला एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर रहा हूं, मेरे पास टीम है एक ऐसी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही है जहां पर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है उन्हें थोड़ा सा चीजें लेकर चैलेंज होगा। सो मॉड्यूल का मतलब यहां पर यह है कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने कोड्स को स्प्लिट कर लेते हैं और काम करते हैं। मैं अभी बात करता हूं कि एक कंपनी है जो, फॉर एन एग्जाम्पल, एस नेटवर्क जोन ही एक ऐसी कंपनी है जहां पर मेरे पास 75 ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं किसी एक ऐसी कंपनी के लिए जो एंटरप्राइजेस लेवल पर काम करती है, और वो ग्लोबल लेवल पर मेरा सॉफ्टवेयर को यूज करेगी। तो एस नेटवर्क जोन के वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जब उन सॉफ्टवेयर्स को कंपाइल करेंगे तो उन्हें एक अच्छा खासा रिसोर्स चाहिए, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर कंपाइल होता है तो हमारे जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है कई बार वो भी हैंग हो जाते हैं। तो ऐसे केस में मुझे सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर मुझे सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं ऐसा कुछ काम करता हूं जहां पर मुझे ज्यादा डेटा स्टोरेज चाहिए, तो हालांकि आप कहोगे कि मैं स्टोरेज खरीद लेता हूं, उससे काम चल जाएगा, लेकिन इसके बाद की कुछ और चीजें हैं कि आप उस स्टोरेज को ग्लोबली यूज करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में खाली स्टोरेज सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि वहां आप सिक्योरिटी पैरामीटर्स भी इनेबल करना चाहोगे कि कौन कौन वैलिड यूजर्स है जो उन फोटोज को या वीडियोस को एक्सेस कर पाए। करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहां पर हम सर्वर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं। वेल, तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे सर्वर्स के अंदर जाना है, सर्वर्स के अंदर स्टार्टिंग करनी है, तो मुझे कौन सा सर्वर परचेज करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे, मेरे इस सेशन को देखने से पहले आपने ऑलरेडी गूगल कर लिया होगा इस वीडियो के टाइटल को देखकर, या फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो भी।
तो आपको वहां सॉल्यूशंस मिले होंगे, जो सॉल्यूशंस मैं यहां अगेन देने वाला हूं, लेकिन उन सॉल्यूशंस के साथ आपको अपनी एक्सपर्टीज गाइस जो नॉलेज है वो भी शेयर करने वाला हूं। ठीक है। सो जब मेरे को बिजनेस के अंदर मैं स्टार्टिंग करता हूं और मुझे एक वेबसाइट, फॉर एन एग्जांपल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, तो वेबसाइट मुझे लाइव करनी है तो मुझे एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कौन सा सर्वर परचेज करूं, क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप से मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इनिशियल लेवल पे मैं एक वर्क स्टेशन या टावर सर्वर परचेज कर सकता हूं। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि एक तो ये सबसे पहली चीज कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, साउंड बहुत ज्यादा नहीं करता है और छोटे से एरिया में आ जाता है। जितने एरिया में आपको एक डेस्कटॉप एरिया कवर अप करता है, लगभग ऑलमोस्ट उतने एरिया में ये कवर अप हो जाता है। यानी कि अगर आप कहें कि मेरे घर के अंदर एक कंप्यूटर टेबल है या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर टेबल है, तो क्या मैं उसमें टावर सर्वर रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। यहां आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक टावर सर्वर है, करेक्ट। तो टावर सर्वर बिल्कुल डेस्कटॉप जैसा ही होता है, जिसके अंदर डेस्कटॉप जैसा ही मदरबोर्ड है, वैसा सा ही एक प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि यहां अगर जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में बात करें तो आप i3, i5, i7 या i9 सीरीज यूज करते हैं। वेयर एज अगर मैं टावर सर्वर्स के अंदर या सर्वर फैमिली के अंदर जाता हूं तो यहां पर i सीरीज नहीं चलती है, यहां पर चलती है Xeon सीरीज। तो Xeon सीरीज का ही प्रोसेसर आपको इस टावर सर्वर के अंदर मिलेगा। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होगी, जैसा कि अगर परफॉर्मेंस फास्ट होने का एक ही पैरामीटर प्रोसेसर नहीं है, रैम भी है, मदरबोर्ड भी है, पावर सप्लाई भी है। तो एक एक चीजें, सारी चीजें पहले थोड़ा डिटेलिंग के साथ कर लेते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप के अंदर जब मैं रैम लगाता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर 8 GB की रैम है, तो वो 8 GB की रैम को अगर आप चेकआउट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होगी, 2200 और 2600, 2800, सो थाउजेंड्स में नहीं होगी। वर्क स्टेशंस के अंदर या टावर सर्वर्स के अंदर अंदर आप जाएंगे तो यहां पर आपको जो रैम 8 GB की मिलेगी वो थाउजेंड्स में होगी। फॉर एन एग्जांपल 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 22000, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाली है ये रैम, करेक्ट। तो अब रैम के बारे में क्या हम अब क्वेश्चन आता है, क्या हम डेस्कटॉप के अंदर भी उस रैम को फिक्स कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर मदरबोर्ड। क्या आपका मदरबोर्ड उतनी फ्रीक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करता है या नहीं? सेम टावर सर्वर के साथ भी ऐसी ही कैपेसिटीज आती हैं कि हमारा टावर सर्वर का मदरबोर्ड उतनी कैपेसिटी को सपोर्ट करता है या नहीं। तो आइडियली जब हम एक सर्वर्स को परचेज करते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप को परचेज करते हैं, तो लैपटॉप तो खैर सारे असेंबल्ड नहीं होते हैं, कंपनी फिटेड आते हैं और ब्रांडेड होते हैं। वेयरएज डेस्कटॉप्स के अंदर आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप को असेंबल कर लेते हैं, जबकि लैपटॉप असेंबल नहीं होता है, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सब ब्रांडेड आते हैं। तो ब्रांडेड परचेज करने का रीजन ये होता है कि कंपनी ने उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और वो काम करते हैं। वेयर एज जो हम लोग असेंबल करते हैं कहीं ना कहीं वहां स्टक हो जाते हैं। सेम अब मैं वर्क स्टेशन या टावर सर्वर्स के अंदर भी बात करता हूं। लेट सपोज कि ये HP का अगर मैं एक वर्क स्टेशन या टावर सर्वर परचेज करता हूं तो आपको इसका कैटलॉग मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि इस सर्वर के साथ किस फ्रीक्वेंसी की रैम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रैम काम करती है, तो आप वो वाली रैम परचेज कर सकते हैं। मार्केट में आप देखोगे कई बार 8 GB की रैम परचेज करते हो तो 1200-1500 रुपए में आपको मिल जाती है, 1600-1700 रुपए में मिल जाती है। वहीं आप वर्क स्टेशन के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी रैम होगी वो आपको मिलेगी 10,000, 12,000, 15,000 और भी ज्यादा हाईएस्ट हो सकते हैं प्राइस। ये मैं एक मिनिमम एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जितना एग्जांपल में अमाउंट आपको बताया आपको उतना ही मिलेगा, इससे कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद बात आती है हार्ड डिस्क की। आपका जो कंप्यूटर है लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर वैसे तो आजकल ज्यादातर SSD हार्ड डिस्क मिल रही है, लेकिन अगर मैं सर्वर्स के अंदर जाता हूं तो सर्वर्स में हम प्रेफरेंस देते हैं कि SSD हार्ड डिस्क दें, तो इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आपके पास छोटा एनवायरनमेंट है जहां पर आपको 2, 4, 5 वर्क स्टेशन या टावर सर्वर्स की जरूरत है, ज्यादा बड़ा अभी आपने सेटअप नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वर्क स्टेशंस को परचेज करें, इसे यूज करें।
और उसके पैरामीटर्स को ही आप मॉनिटर करें। फॉर एन एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे वेबसाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, आप लोग कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पर 1 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 5 लाख का ट्रैफिक रोज आता है, तो क्या टावर सर्वर मेरे लिए सफिशिएंट है? सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है एनआईसी टीमिंग। आप मल्टीपल स्पीड के लैन कार्ड्स लगा सकते हैं जिसमें जीबीपीएस की स्पीड होगी और उन्हें आप टीम करके आप इसकी स्पीड को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिगनर हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे को 12 सर्वर्स चाहिए, 15 सर्वर्स चाहिए, क्योंकि 1 2 3 5 10 सर्वर्स में मेरा काम नहीं चल रहा, 15 20 50 सर्वर्स चाहिए, तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग जाएं रैक सर्वर्स पे। ये रैक सर्वर कुछ ऐसे दिखते हैं। इन रैक सर्वर्स के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं टावर सर्वर से, साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाती है, और इन वर्क स्टेशन के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं और भी एडिशनल फीचर मिल जाता है इनके आर्किटेक्चर को लेकर। फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि जैसे कि आपका टावर सर्वर के हमने बारे में बात करी, तो आपको जो उसका आर्किटेक्चर है वो डेस्कटॉप जैसा मिलता है। वेयर एज अगर मैं सर्वर्स में रैक सर्वर के अंदर जाता हूं तो इसके आर्किटेक्चर को अगर आप एक्सपेंड करोगे, अगर इसके हार्डवेयर को देखोगे, मदरबोर्ड के अंदर चेक करोगे, तो आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। जैसा कि अभी आप डेस्कटॉप में क्या करते हैं, अगर आपको रैम एक्सटेंड करनी है तो आप उसमें चेक करते हो कितने स्लॉट्स हैं और उस पैरामीटर्स पे आप उसमें रैम लगा देते हो। लेकिन सर्वर्स के अंदर हम अगेन हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूलर्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर हम रैम फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद मॉड्यूलर लगा देते हैं, यानी एक ही स्लॉट पे हम मॉड्यूलर लगा देते हैं, मॉड्यूल लगाने के बाद मल्टीपल रैम्स लगा लेते हैं, तो यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ रैम्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसमें अगेन फिर पैरामीटर्स आते हैं कि मैं एक सर्वर जो रैक सर्वर भी परचेज कर रहा हूं, इसके अंदर मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी की रैम इंक्लूड कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर मल्टीपल मॉड्यूल्स लगाए और उसमें मैंने रैम अटैच कर दी जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके उस रैक सर्वर के हार्डवेयर के मदरबोर्ड पर, सीपीयूज पर सारी काफी सारी चीजें, पैरामीटर्स आती है, चेकलिस्ट आती है जिस पर यह रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। करेक्ट। प्रोसेसर्स के बारे में बात करूं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। पावर सप्लाई के प्रोस्पेरस बात करूं तो कम से कम 2 पावर सप्लाई आपको देखने को मिलती है। वेयर एज हालांकि आजकल टावर सर्वर्स के अंदर भी आपको मल्टीपल पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, जबकि डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर सिंगल ही पावर सप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन रैक सर्वर के अंदर 101% श्योरिटी है कि वहां कम से कम 2 या 4 पावर सप्लाईज मिलने वाली है। अब आप लोग कहेंगे पावर सप्लाई मल्टीपल होने का क्या फायदा है? पावर सप्लाई मल्टीपल होने का फायदा यह है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास ये जो रैक सर्वर है, इस रैक सर्वर के अंदर 2 पावर सप्लाई है। एक पावर सप्लाई को मैंने कनेक्ट किया अपने पावर से यानी इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरे पावर सप्लाई को मैं कनेक्ट करता हूं ऑनलाइन यूपीएस से, राइट। सो जो लोग ऑनलाइन यूपीएस के बारे में नहीं जानते हैं, यूपीएस के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं अगर यूपीएस के बारे में आप कहोगे तो यूपीएस से रिलेटेड भी डिटेलिंग के साथ आप लोगों को चीजें बताऊंगा, जहां पर अगेन ये भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है तो नॉलेजेबल जरूर होगा, जहां आपको ये सपोर्ट देगा। सो एक पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर ली अपनी पावर सप्लाई यानी बिजली के साथ, दूसरी पावर सप्लाई कनेक्ट करी मैंने ऑनलाइन यूपीएस के साथ। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो ऑनलाइन वाला जो यूपीएस है वो मेरे इस रैक सर्वर को रन करके रखेगा, पावर फेलियर नहीं होगी। अगर मैं दोनों पावर सप्लाई को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दूंगा तो पावर फेलियर होने पर यह सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर के अंदर अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ सर्वर्स हम वहीं यूज करते हैं जहां प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। 24/7 हमें सपोर्ट चाहिए, राइट। जैसे आपने देखा होगा facebook.com कभी भी बंद नहीं होता। उसका रीजन ये है कि उन्होंने अपने सर्वर्स को, खाली यही रीजन नहीं है कि पावर सप्लाईज मल्टीपल दे रखी है तो वो बंद नहीं होता है, उसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक है। उन्होंने क्लस्टर्स के ऊपर मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे हैं, जहां पर एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा सर्वर अप हो जाता है। तो वो पैरामीटर्स भी इन फ्यूचर क्लस्टर्स के बारे में क्या होते हैं डिस्कस करेंगे आगे। आज का सेशन क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ना हो जाए और सर्वर्स पे ही हम ज्यादा फोकस रखें, इसलिए सर्वर्स के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने टावर सर्वर और वर्क स्टेशंस के अंदर
एक ऑप्शन या एक चीज मैंने मिस कर दी है, वो अब बताने चाहता हूं मैं आपको। कुछ टावर सर्वर्स और रैक सर्वर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो रेड बेस्ड होते हैं। अगर आप एक्सपर्टीज हैं, ऑलरेडी आईटी के अंदर काम करते हैं, तो आई बिलीव आपके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कान आ गई होगी कि आपको पता लग गया होगा कि हाँ, रेड के बारे में हमने पढ़ा है। रेड का मतलब, जो फ्रेशर्स है मैं उन लोगों को बता दूं, रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। जहां पर मैं बात करता हूं कि मुझे अलग से स्टोरेज परचेज नहीं करना है, मुझे एक ऐसा सर्वर डेडिकेटेड चाहिए जिसमें स्टोरेज की फैसिलिटी भी हो, जहां मेरे को मल्टीपल बल्क में डेटा स्टोर कर सकूं और सर्वर की फैसिलिटी भी मिल जाए। तो ऐसे केस में हम रेड सर्वर्स परचेज कर लेते हैं। ये टावर सर्वर्स में भी अवेलेबल होते हैं और रेड सर्वर जो हमारे रैक सर्वर्स हैं उनमें भी अवेलेबल होते हैं। इसमें खासियत ये होती है कि इनके फ्रंट पैनल पे, जैसे कि ये सर्वर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसमें अलग अलग पोर्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग आपको चैनल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। इन रेड सर्वर के अंदर खासियत यह होती है कि जब रेड सर्वर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे तो मैं रेड के बारे में ज्यादा बार नाम ले चुका हूं, तो बट थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि रेड दो तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉन्फ़िगर किया होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या नई नई चीजें सीख रहे हैं, उन लोगों को अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द रेड के ऊपर भी एक सेशन लेकर आऊंगा। तो अगर आप रेड के ऊपर भी चाहते हैं कि मैं सेशंस बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर बता दें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर, सो इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट। नेक्स्ट सेशन फिर मैं उसी पे प्लान आउट कर लेता हूं। अब इन रैक सर्वर्स के अंदर जो रेड की फैसिलिटी हमें मिली है, इसके अंदर फायदा यह होता है कि अगर एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो सर्वर को पावर ऑफ किए बिना मैं क्या कर सकता हूं, उस हार्ड डिस्क को पुल आउट कर लूंगा, यानी बाहर निकाल लूंगा और नई हार्ड डिस्क को फिक्स कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है। करेक्ट, अमेजिंग फीचर है। साथ साथ इन रैक सर्वर्स के अंदर एक और खासियत आपको मिलती है, विच इज कॉल्ड हॉट प्लग। अब ये हॉट प्लग क्या फैसिलिटी देता है, ये भी थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। कई बार सर्वर्स में हमारे पास ऐसे अलार्म्स आ जाते हैं कि हमारे सर्वर की रैम खराब हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई, या और कोई इश्यू आ गया है, या सीपीयू के अंदर कोई चैलेंजेस आ गए हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, अगर सर्वर में हॉट स्वैप फैसिलिटी है, हॉट प्लग फैसिलिटी है, तो सर्वर को विदाउट पावर बंद किए हुए ही मैं उसके अंदर रैम को चेंज कर सकता हूं, हार्ड डिस्क को चेंज कर सकता हूं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज मुझे मिल जाती है, बट इसके लिए मुझे एडिशनल पे करना पड़ता है, एडिशनल पैसा देना पड़ता है, क्योंकि फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो रैक सर्वर भी मिल गया और साथ साथ मुझे फैसिलिटी मिल गई रेड की, और हॉट स्वैप फैसिलिटी है, तो यह और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो गया मेरे लिए। करेक्ट। अब आज के टाइम में क्या हमें रैक सर्वर के अंदर रैक सर्वर ही परचेज करने चाहिए? आइडियली आंसर वुड बी नो। अगर आप और बड़े या एंटरप्राइजेस लेवल पर जाते हैं, एंटरप्राइजेस से मेरा लेना देना है, जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूं टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, एचसीएल जैसी कंपनीज के बारे में, तो इन्होंने रैक सर्वर्स तो जरूर लगाए होंगे, लेकिन रैक सर्वर्स के साथ साथ इन्होंने आज के टाइम में लेटेस्ट एक और सर्वर कैटेगरी आती है, विच इज कॉल्ड हमारे पास ब्लेड सर्वर्स। ब्लेड सर्वर्स को हम हाइब्रिड सर्वर्स भी बोलते हैं या ब्लेड सर्वर्स भी बोलते हैं। इन ब्लेड सर्वर्स की खासियत ये होती है, सबसे पहली चीज, रैक सर्वर के कंपैरिजन ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। दूसरा, इसके अंदर खासियत ये होती है कि यहां पर जो रैक सर्वर को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हार्डवेयर बेस्ड भी और मतलब मेरे को पावर्स अगर कनेक्टिविटी देनी हो उनके प्रोस्पेरस भी, तो जो ब्लेड सर्वर्स होते हैं वो ज़्यादा इजी टू कॉन्फ़िगर होते हैं और बहुत इजीली आप उनका सेटअप कर लेते हैं। लेकिन एक डिफरेंस और भी है यहाँ पर। तो पहले एक बार रैक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं रैक सर्वर के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये रैक सर्वर कहाँ रखे जाते हैं? क्या ये कंप्यूटर टेबल पर रखे जाते हैं? नहीं, इन्हें कंप्यूटर टेबल पर नहीं रखा जाता है। रैक सर्वर है तो रैक में ही रखा जाएगा, और ये है आपके पास रैक। जी हां, इसका साइज अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट मेरे से भी ऊपर जा रही है। तो ऐसे केस में क्या ये इतनी बड़ी हाइट के ही रैक्स आते हैं या छोटे भी आते हैं? सो इनका मेजरमेंट होता है, इनके मेजरमेंट को हम बोलते हैं यू या फिर आर यू।
यू का मतलब होता है यूनिट और आर का मतलब आप रैक बोल सकते हैं, तो रैक यूनिट, राइट। तो आपको रैक के अंदर कितनी यूनिट्स लेनी है, या यूनिट का मतलब कितने रैक सर्वर्स फिक्स करने हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आइडियली जब आप परचेज करने जाएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 4 यूनिट का, यानी कि 4 RU परचेज करिए। रीजन बीइंग, डजंट मैटर आपके पास एक सर्वर है, इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे और आपको ऐसे केस में फिर अलग से कोई एक्सपेंस ना देना पड़े। तो कम से कम 4 यूनिट का आप रैक परचेज करें, करेक्ट। तो ये अलग अलग साइज में आती है, 4 RU में भी आती है, 8 में भी आती है, 16 में भी आती है, 22 में भी आती है, 32 में। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितने बड़े साइज का रैक चाहिए, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है। इस रैक के अंदर सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि अगर इस रैक को बैक पैनल से देखा जाए तो उस बैक पैनल के अंदर पावर सप्लाई होती है, यानी कि पूरी की पूरी रैक को सप्लाई देने के लिए मुझे एक केवल प्लग कनेक्ट करना पड़ेगा और पूरी रैक के अंदर पावर सप्लाई आ जाएगी। अब उस रैक के अंदर मैं अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने 16 रैक सर्वर्स अपने रैक वाले कनेक्ट करने हैं और मैंने 15 सर्वर्स मुझे कनेक्ट करने हैं या 16 सर्वर्स कनेक्ट करने हैं उस रैक के अंदर, तो मुझे अलग से केबल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बैक पैनल पे ही आपको पावर सप्लाई मिल जाएगी, इजीली वहीं आप कनेक्ट कर से और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रैक्स के अंदर खाली रैक सर्वर को ही माउंट नहीं किया जाता है, इन रैक सर्वर के अंदर आप अपने फायरवॉल्स या फिर राउटर स्विचेस को भी माउंट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये रैक सर्वर्स माउंट होते हैं। वापस आ जाते हैं ब्लेड सर्वर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ब्लेड सर्वर्स को डायरेक्टली इन रैक्स के अंदर माउंट नहीं किया जाता, रीजन बीइंग क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ब्लेड सर्वर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और छोटे होते हैं, उसके कंपैरिजन डायरेक्ट वो रैक में फिक्स नहीं होंगे। तो रैक में क्या फिक्स हो सकता है, रैक में फिक्स होगा एनक्लोजर। अब आप कहेंगे ये एनक्लोजर भी क्या कोई सर्वर है? नहीं, अगेन ये एनक्लोजर एक काइंड ऑफ बॉडी है जिसके अंदर आप मल्टीपल ब्लेड्स फिक्स करते हैं। तो एनक्लोजर आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। इस एनक्लोजर के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मल्टीपल ब्लेड सर्वर्स फिक्स किए हुए हैं, करेक्ट। तो इसके अंदर खासियत ये होती है एनक्लोजर के अंदर आपको अलग से कुछ नहीं करना है, 2 चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, दूसरा पावर सप्लाई। तो जैसे ही आप ये दोनों चीजें प्रोवाइड करा देते हैं और जितने भी आप ब्लेड सर्वर्स फिक्स करते हैं उस एनक्लोजर के अंदर, उन सभी डिवाइस यानी उन सभी ब्लेड्स के अंदर ऑटोमेटिकली नेटवर्क कनेक्टिविटी और पावर कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो इजी टू कॉन्फ़िगर इसलिए और ज्यादा हो जाता है और बाद में अगर चाहें तो इस एनक्लोजर को रैक के अंदर फिक्स कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर करना चाहें तो आप रैक के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं अगर आप डेटा सेंटर बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा इस एनक्लोजर के अंदर आपको फैंस मिल जाएंगे जो आपके ब्लेड्स को ठंडा रखते हैं। वैसे तो ब्लेड सर्वर्स के अंदर भी फैन होते हैं, लेकिन अलग से एनक्लोजर के अंदर भी आपको फैंस मिल जाएंगे जो इसको ठंडा रखता है। सर्वर्स हमारे हीट नहीं होते क्योंकि सर्वर्स काम करने वाले 24/7, तो उस प्रोस्पेरस ये सर्वर्स प्रॉपरली काम कर पाए, करेक्ट। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास अभी तक जो हमने डिस्कस करी। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया टावर सर्वर्स, जिन्हें हम वर्क स्टेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने बात करी रैक सर्वर्स के बारे में, फिर उसके बाद बात हमने करी रेड सर्वर्स, रैक सर्वर्स में भी अवेलेबल है, टावर सर्वर्स में भी अवेलेबल है। फिर हमारे पास आते हैं एनक्लोजर्स के साथ जहां हम ब्लेड कनेक्ट करते हैं यानी ब्लेड सर्वर्स, तो ब्लेड सर्वर्स के बारे में भी बात करी। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कॉस्टिंग का। आप गूगल करके अलग अलग साइट्स हैं जहां पर आप सर्वर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ मैं जहां तक बात करूं, मैं जो सबसे ज्यादा सर्वर्स को यूज करता हूं HP या डेल के सर्वर्स को ज्यादा रिकमेंड करता हूं क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा इजी टू कॉन्फ़िगर है, मतलब यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, आप इजीली इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि आप IBM के सर्वर्स पर भी जा सकते हैं, सन के सर्वर्स भी आते हैं, सिस्को के सर्वर्स भी आते हैं। आप इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस पर है, किस पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा सर्वर जो ज्यादा अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं, करेक्ट। बट अगर हार्डवेयर के प्रोस्पेरस में बात करूं, इनके मॉडल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि 2 ही मैन्युफैक्चरर हैं जो ज्यादातर आपको सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। एक तो इंटेल, सेकंड है AMD। फॉर एन एग्जांपल अगर प्रोसेसर्स के बारे में बात करें, या तो इंटेल देगा या फिर आपको प्रोसेसर देगा AMD, करेक्ट।
अगर आप डजंट मैटर कि सिस्को से परचेज कर रहे हैं, आईबीएम से परचेज कर रहे हैं या एचपी से परचेज कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत सारे और भी वेंडर्स आ गए हैं जो अपने प्रोसेसर्स बनाते हैं और भी चीजें करते हैं डेवलप, करेक्ट। तो यहां पर इट डिपेंड्स कि पैरामीटर्स आते हैं फाइनेंशियली प्रोस्पेरस भी, कि आपका बजट कितना है, कौन सा सर्वर लेना है, डेटा सेंटर आप कितना बड़ा बजट में सूट करता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना बड़ा डेटा सेंटर या नहीं। डेटा सेंटर का मतलब वो एक ऐसा एरिया जहां पर आप अपने सर्वर्स को रखने वाले हैं और उस रूम का टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए, सर्वर्स के अंदर हीट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उस एरिया को वो आपने देखना है कि कितना बड़ा या छोटा आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जहां पर हम सर्वर्स के सारे चीजों में काम करते हैं। और एक और चीज भी है, मैं अब बात करता हूं मैं थोड़ा बजट के बारे में। बजट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपको 5 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है जहां पर आप चाहते हैं 24/7 ये सर्वर काम करें और कोई भी जीरो डाउन टाइम आए, तो ऐसे केस में आपको 5 सर्वर सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां पर आपको कुछ सर्वर्स एडिशनल और लगने वाले हैं, हो सकता है 8 सर्वर या 10 सर्वर्स। क्यों? क्योंकि जब कभी हम 24/7 एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम दो तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पहला एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जिस पर ग्लोबली पूरी दुनिया कनेक्टेड है। सेकेंड एनवायरनमेंट होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जहां पर हमने जो भी चीजें प्रोडक्शन पे इंप्लीमेंट करनी है, इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्ट पे इंप्लीमेंट कर लें। फॉर एन एग्जांपल, जैसे विंडोज या लाइनक्स के सर्वर्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं। तो क्या सारे के सारे वो अपडेट हमें करने चाहिए? अगर करने चाहिए तो कौन कौन से करने चाहिए, और क्या वो डायरेक्ट सारे अपडेट में अपने प्रोडक्शन के सर्वर पर डाल दूं? अगर वो प्रोडक्शन के सर्वर पर डालता हूं तो क्या उससे कोई उसका इंपैक्ट आएगा मेरी साइट पर, जो 24/7 एनवायरनमेंट में वेबसाइट मेरी रन हो रही है? और वो पता कैसे लगेगा? उस पैच को पहले मेरे को सबसे पहले मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट पे अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो जब कभी भी हम कोई सेटअप करते हैं, सर्वर से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि यहां हमें जीरो डाउन टाइम चाहिए और 24/7 चाहिए, तो ऐसे केस में हमें दो एनवायरनमेंट्स बनाकर काम करना पड़ता है, टेस्ट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। और दोनों ही एनवायरनमेंट आइसोलेट होते हैं। आइसोलेट का मतलब जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, हो सकता है वो ग्लोबली चल रहा हो, उसे ग्लोबली एक्सेस किया जाता हो, लेकिन उस ग्लोबल के अंदर भी प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में हम अलग अलग वेरिएबल्स लगाते हैं कि कौन कौन से सर्वर्स ग्लोबली एक्सेस हो सकते हैं, कौन कौन से सर्वर्स प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस होंगे, करेक्ट। और टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पर हम पब्लिक आईपीज नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, प्राइवेट आईपीज पे ही काम चलाते हैं। इट्स अगेन योर बजट कि अगर आप चाहो तो सारा टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी बनाकर काम कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्वर्स होंगे जहां पर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। तो ऐसे केस में ये दोनों पैरामीटर भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बिल्कुल भी इस वाले पैरामीटर को स्किप ना करें। ये ना सोचे कि मुझे वेबसाइट ही तो बनाकर 24/7 चलानी है तो मैं एक सर्वर लूंगा और वो चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी एक सर्वर नहीं चलेगा, कम से कम 2 सर्वर खरीदने पड़ेंगे, एक जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है और एक जो आपका टेस्ट एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। क्योंकि इन फ्यूचर इस वेबसाइट के अंदर भी आप कुछ अपडेट्स कराओगे, आपका वेबसाइट डेवलपर इसके अंदर अपडेट करेगा, कुछ गैजेट्स जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे, डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा होगा, उन्हें अपडेट करना होगा। तो टाइमली जैसे वो अपडेट करना होगा, आप उन्हें डायरेक्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी अपडेट नहीं करते, पहले टेस्ट एनवायरनमेंट पे चेक करते हो सब कुछ ओके है। और टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे रन कर दिया और रन करने के बाद वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उसे मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन में डाल दूं। नहीं, आप पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, जब वो सब कुछ स्टेब्लिश हो जाता है तब आप उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं। तो यहां तक की काफी सारी चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करी सर्वर्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो काफी सारी चीजें हैं ये जो हमें याद रखनी पड़ती हैं सर्वर से रिलेटेड। आई बिलीव कि यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, करेक्ट। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसके लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। मोटिवेट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शंस में जाके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपको अमेजिंग लगी या आपको
नहीं पता था एक्सपीरियंस होने के बाद भी, या फ्रेशर हैं आपने और चैनल्स पे भी व्लॉग्स देखे लेकिन यहां पर आपको वो सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनली, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहां पर मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। करेक्ट। सो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, बट जल्दी ही मिलेंगे एक नए सेशंस के साथ जहां पर टेक्निकली और ज्यादा स्टफ होने वाला है। और मुझे साथ साथ आप एक सेक्शन में और चीज मुझे अपडेट कर दीजिएगा कि क्या मेरा वीडियो सेशन 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, या अगर मैं इसे थोड़ा सा और लेंथी बनाऊंगा तो आप इसे व्यू कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सेशन या वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता है, हाफ एन आवर का हो गया, 20 मिनट्स का हो गया, 15 मिनट्स का हो गया, तो हम बहुत सारे सेक्शंस में इग्नोर करने चीजें चालू कर देते हैं या स्किप कर देते हैं या वीडियो को नहीं देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि टेक्निकल स्टफ अच्छा है और सेशन बड़ा है तो भी आप इसे देख सकते हैं, तो मुझे बता दें, तो मैं उस हिसाब से भी सेशंस बनाऊंगा, सो दैट मैं एक सेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप करूं और आपको वो डिलीवरी दे दूं। करेक्ट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, प्लीज बी सेफ।